गुड आफ्टरनून ऑल। अभी तक हमने एबनॉर्मल पोर प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए और उसको इवेल्युएट करने के लिए, उसकी वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए मड लॉगिंग में कई सारे फैक्टर्स पढ़ चुके हैं। जैसे आरओपी हो गया, आपका डीसी एक्सपोनेंट हो गया, आपके ड्रैग, रोटेशनल टॉर्क और फिल हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर में भी आपके दो टाइप के टेम्परेचर थे। एक आपका फ्लो लाइन का टेम्परेचर जो आपकी नहीं है, ऊपर फ्लो लाइन होती है, एक बॉटम होल टेम्परेचर, साथ के साथ आपका क्या कहते हैं, टेम्परेचर के बाद आपके नहीं है गैस लेवल्स हो गए। तो जो मड लॉगिंग में नहीं है लास्ट टॉपिक बचा है वो है आपका नहीं है कि आप ड्रिलिंग कटिंग से कैसे पता लगा पाओगे कि आपका एबनॉर्मल पोर प्रेशर प्रेजेंट है और है तो कितना है। तो मड लॉगिंग में आपका लास्ट ये टॉपिक बचा है। इसमें भी हम नहीं है ड्रिलिंग कटिंग के द्वारा दो तरीके से पता लगा पाएंगे। पहला आपकी नहीं है ड्रिलिंग कटिंग की डेंसिटी से, और सेकंड आपका सेल फैक्टर से। मेनली हम नहीं है सेल की बात कर रहे हैं तो नहीं है सेल की बल्क डेंसिटी से और सेल फैक्टर से, ठीक है। फिर आपके जो भी मड लॉगिंग में जो भी पैरामीटर्स है जिनसे हम नहीं है एबनॉर्मल पोर प्रेशर डिटेक्ट करते थे और फिर उसकी वैल्यू निकालते थे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। फिर आपके नहीं है बाय लाइन लॉगिंग आएगी और आपकी मेजरिंग वाइल ड्रिलिंग आएगी, दैट इज MWD, और लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग आएगी, दैट इज LWD। फिर आपके नहीं है फिर थर्ड मैटर होगा आपका डायरेक्ट मैटर, दैट इज प्रोडक्शन टेस्ट, RFT और आपके DST, ठीक है। उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। फिलहाल हम नहीं है मड लॉगिंग के लास्ट टॉपिक को कवर करते हैं, दैट इज ड्रिलिंग कटिंग पैरामीटर से आप कैसे पता लगा पाओगे कि आपका एबनॉर्मल पोर प्रेशर है, अगर है तो कितना है। तो ड्रिलिंग कटिंग जब हम नहीं है बेल को ड्रिल करते हैं तो नहीं है उसमें बहुत सारी ड्रिलिंग कटिंग हमको मिलती है। जितना ज़्यादा हम डीप में नहीं है बेल को ड्रिल करते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमको ड्रिलिंग कटिंग मिलती जाएगी। लेकिन जो ड्रिलिंग कटिंग मिलती है वो हमें हाईली इंटरमिक्स्ड मिलती है। इंटरमिक्स किससे मिलेगी आपकी? इंटरमिक्स मिलेगी आपको ड्रिलिंग मड से, क्योंकि आपको ड्रिलिंग कटिंग को लिफ्ट करने के लिए ड्रिलिंग मड का ही एक मीडियम मिलेगा। तो आपको ड्रिलिंग कटिंग में आपको क्या क्या मिक्स मिलेगा? आपके ड्रिलिंग मड मिक्स मिलेगा, और कोई भी फॉर्मेशन केप्ड हो गया है बेल बोर में वो आपको मिलेगा, केविंग्स मिलेंगी। तो जनरली सेल सेकर पर जो आपका ऊपर सेल सेकर लगा होता है, आप वहाँ पर आपकी ड्रिलिंग कटिंग को और ड्रिलिंग मड को तो आप नहीं सेपरेट कर लेते हो, लेकिन जो आपकी केविंग्स हैं वो ड्रिलिंग कटिंग में जनरली आप माइनर अमाउंट में रहती हैं वो, ठीक है। तो जो हमें ड्रिलिंग कटिंग हम नहीं है इवेल्युएट करते हैं एबनॉर्मल पोर प्रेशर के लिए, उनको नहीं स्टडी करते हैं, उसमें आपकी केविंग इंटरमिक्स्ड होती है। इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल डाटा नहीं होता, क्योंकि ये मिक्सिंग है। ड्रिलिंग कटिंग ही नहीं, आप साथ के साथ केविंग भी नहीं है स्टडी कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो, तो ये डाटा ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, सेंसिटिव होता है, क्योंकि इसमें हाईली इंटरमिक्सिंग होती है केविंग की ड्रिलिंग कटिंग में। तो फिर भी हमने ड्रिलिंग कटिंग को वाइडली यूज करते हैं आपके एबनॉर्मल पोर प्रेशर डिटेक्शन के लिए और आपका उसकी वैल्यू को डिटेक्ट करने के लिए एबनॉर्मल पोर प्रेशर के। तो जो हम नहीं है इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे ड्रिलिंग कटिंग में, दैट इज ड्रिलिंग कटिंग से आप पहला टर्म निकालोगे, दैट इज सेल। अगर हम सेल फॉर्मेशन की बात करें तो सेल की बल्क डेंसिटी और सेल फैक्टर, ठीक है। तो हमने ये ड्रिलिंग कटिंग में क्या किया, मतलब अगर उसको नहीं है इवेल्युएट करेंगे, उसको नहीं है स्टडी करेंगे, तो उसमें सेल की बल्क डेंसिटी निकालेंगे अगर सेल फॉर्मेशन में ड्रिल कर रहे हैं तो, और आपके सेल फैक्टर निकालेंगे। अब सेल बल्क डेंसिटी आप जानते ही हो कि जो हमने सेल को ड्रिल किया है उसकी बल्क डेंसिटी क्या है। अंडर कंपैक्टेड सेल होगी तो उसकी डेंसिटी लो होगी, क्योंकि उसकी पोरोसिटी लो होती है। तो और अगर कॉम्पैक्टेड सेल होगी आपकी, नॉर्मल कॉम्पैक्टेड सेल होगी, तो आपकी उसकी सेल डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी पोरोसिटी ज़्यादा होती है, वो पोरोसिटी कम होती है, और पोरोसिटी कम हो जाती है आपकी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसलिए आपकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब हम नहीं है नॉर्मल पोर प्रेशर या फिर नॉर्मल कॉम्पैक्टेड सेल के लिए सेल डेंसिटी और डेप्थ के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वो ग्राफ हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है, मतलब उसका स्लोप पॉजिटिव साइड होगा। लेकिन अगर उसमें कोई एबनॉर्मल पोर प्रेशर, एबनॉर्मल कॉम्पैक्टेड सेल आ गई, दैट इज एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन आ गया, तो आपकी सेल डेंसिटी सडनली डिक्रीज हो जाएगी, या फिर आप कह दो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि उसकी पोरोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो वैल्यू तो नहीं है आपकी सेल डेंसिटी की, मतलब कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन रिलेटिवली डेप्थ के साथ साथ वो डिक्रीज होती जाएगी। जैसे कि मैं अगर सेल डेंसिटी, ये डेप्थ है आपकी
इंक्रीजिंग डाउनवर्ड, और मैं सेल की बल्क डेंसिटी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये सरफेस है आपकी, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। और अगर मैं नहीं वैल्यूओं को लेकर चलूँ तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से आपका एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन आ गया तो एबनॉर्मल अंडर कॉम्पैक्टेड सेल आ गई, दैट इज एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन आ गया, तो आपकी ये सेल की डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन रिलेटिवली तो नहीं, ये डिफरेंस बढ़ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि होना तो ये चाहिए, लेकिन डेप्थ के साथ होता ही आ रहा है, मतलब घट रही है। ये एरो ने डाउनवर्ड कंडीशन में बढ़ती आ रही है, मतलब घट रही है सेल की डेंसिटी एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन के लिए। तो इस तरीके से आप लेंगे, आपकी सेल की डेंसिटी से पता लगा सकते हो, सेल की बल्क डेंसिटी से पता लगा सकते हो कि आपका एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन प्रेजेंट है कि नहीं। लेकिन ये कई सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे कि सेल की बल्क डेंसिटी हमने गलत मेजर कर ली। क्यों गलत मेजर कर ली? क्योंकि उसमें इंटरमिक्स्ड है केबिंग। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया कि नहीं, आपने सेल की डेंसिटी गलत मेजर कर ली। सेकंड फैक्टर ये आता है कि वो किस पे डिपेंड करती है सेल की डेंसिटी, दैट इज कि उसमें कोई अदर ओपन जोन से इंटरमिक्सिंग तो नहीं हो गई केबिंग के अलावा। सेकंड, जो आपका सेल डेंसिटी मेजर कर रहा है वो हाईली एक्सपीरियंस ड्रिलिंग पर्सनल है कि नहीं। अगर वो सेल डेंसिटी मेजर में कोई टेम्पटेशन या फिर कोई जानबूझकर गलती डालता है तो वो आपके लिए सेल डेंसिटी फिर गलत आएगी। थर्ड होती है आपकी इंटरमिक्सिंग होती है। और हो गया आपकी कि जैसे ये तो हो गया जिससे आपकी सेल डेंसिटी गलत आएगी। सेल डेंसिटी गलत आएगी तो आप नहीं एबनॉर्मल पोर प्रेशर की वैल्यू जो आपकी डिक्रीज हो रही है उसको गलत मेजर कर सकती हो, तो नहीं है आपकी सेल डेंसिटी की ये लिमिटेशंस हो गए। थर्ड होता है आपका कि जैसे टेक्टोनिक स्ट्रेस के कारण जो आपका एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन क्रिएट होता है, टेक्टोनिक स्ट्रेस के कारण, जो मैं बता चुका हूँ टेक्टोनिक स्ट्रेस के कारण कैसे एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन क्रिएट होता है। उसके कारण टेक्टोनिक स्ट्रेस के कारण जो एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन क्रिएट होता है, अगर वो सेल है, अगर सेल में टेक्टोनिक स्ट्रेस के कारण एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन क्रिएट होता है, तो अगर हम उसकी डेंसिटी निकालें उस सेल जोन की, तो वो आपकी नॉर्मल जो कॉम्पैक्टेड सेल होती है ना, नॉर्मल पोर प्रेशर जोन की सेल होती है उसके बराबर आएगी। मतलब है तो वो नहीं है एबनॉर्मल पोर प्रेशर सेल, लेकिन वो आपकी डेंसिटी देगा नॉर्मल पोर प्रेशर सेल के बराबर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन में एबनॉर्मल पोर प्रेशर किस वजह से जनरेट हुआ है उस पर भी आपकी सेल की डेंसिटी डिपेंड करती है। जैसे टेक्टोनिक स्ट्रेस के कारण नहीं है आपका एबनॉर्मल पोर प्रेशर जनरेट हुआ है, तो सेल की डेंसिटी आपकी एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन की नॉर्मल पोर प्रेशर जोन के बराबर आएगी। तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन है कि नहीं, क्योंकि हमको डेंसिटी तो नहीं है, यही मिल रही है और होनी चाहिए ये, तो हम पता ही नहीं लगा पाएगी नहीं है आपकी नहीं है एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन है कि नहीं। तो ये एक फोर्थ लिमिटेशन होती है कि नहीं है आपके नहीं है, ये उस पर डिपेंड करती है एबनॉर्मल पोर प्रेशर किस इफेक्ट की वजह से हुआ है, दैट इज आपका टेक्टोनिक इफेक्ट की वजह से हुआ है, डिपोजिशन इफेक्ट की वजह से हुआ है, डायनेटिक इफेक्ट की वजह से हुआ है, थर्मोडायनेमिक इफेक्ट की वजह से हुआ है, या फिर आपके स्ट्रक्चरल इफेक्ट की वजह से हुआ है। इस पर भी सेल की डेंसिटी डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये सेल की डेंसिटी से आप एबनॉर्मल पोर प्रेशर कैसे डिटेक्ट करोगे ये बता दिया मैंने, और ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है ये बता दिया मैंने। और इसमें एक चीज और आती है, जितने भी फॉर्मेशन आपके सेल कंसिस्ट करेंगे उसके लिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे ही करेंगे एबनॉर्मल पोर प्रेशर निकालने के लिए। साथ के साथ हम अदर पैरामीटर्स को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे, मतलब श्योरिटी लेने के लिए कि एबनॉर्मल पोर प्रेशर प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल बल्क डेंसिटी, ठीक है। यही मैंने ग्राफ बताया कि नॉर्मल ये ट्रेंड होगा, अगर एबनॉर्मल पोर प्रेशर आ गया तो ये ट्रेंड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये टॉप ऑफ द एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन हो गया, और ये किस पे, जैसे टेक्टोनिकली प्रेशर सेल है वो आपके नहीं है नॉर्मल सेल की डेंसिटी के बराबर देगी, ठीक है। तो जो आपकी सेल डेंसिटी की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी एबनॉर्मली प्रेशर जोन किस टाइप ऑफ मैकेनिज्म से हुआ है, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया। और आप नहीं हर ड्रिलिंग के लिए जो फॉर्मेशन सेल कंसिस्ट करता है उसके लिए ये ग्राफ बनाओगे। सेकंड आता है आपका सेल फैक्टर। सेल फैक्टर से आप कैसे पता लगा पाओगे कि आपका एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन प्रेजेंट है और उसकी वैल्यू। तो उसको जानने से पहले हम जानेंगे सेल फैक्टर क्या होता है। देखो
सेल फैक्टर कुछ नहीं होता, सेल फैक्टर होता है कि आपकी कैटायन एक्सचेंज सीएमसी कितना है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मेजर करता है ना, वही सेल फैक्टर होता है। ठीक है, तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो आपकी होती है वो जब नहीं मोंटमोरोलाइट क्ले होती है आपकी तब इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मोंटमोरोलाइट आपने पढ़ा है उसमें क्ले की डायस्टाइसिस में, ये मेनली आपका स्मेक्टाइट होता है जिससे डायस्टाइसिस इलाइट बनता है। ठीक है, तो जब सेल फैक्टर क्या होता है, सेल फैक्टर मेजर करता है आपकी सीएमसी कैटायन सीईसी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, और सीईसी कब इंक्रीज हो जाती है, जब आपका मोंटमोरोलाइट होता है। और मोंटमोरोलाइट कंटेंट आपका डेप्थ के साथ क्या होता है, नॉर्मली प्रेशर फॉर्मेशन में डिक्रीज होता है। अगर आपका नॉर्मली प्रेशर फॉर्मेशन है तो आपका ने डेप्थ के साथ क्या होगा, मोंटमोरोलाइट कंटेंट डिक्रीज होगा। ये मैंने आपको बताया है क्ले डायनेसिस में। जब मोंटमोरोलाइट कंटेंट डिक्रीज होगा तो आपकी नहीं है सीएमसी की वैल्यू डिक्रीज होगी, सीएमसी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपका सेल फैक्टर डिक्रीज होगा। तो मैं ये कह सकता हूं डेप्थ के इंक्रीज होने से मोंटमोरोलाइट कंटेंट डिक्रीज होता है तो आपकी सीईसी की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो आपका सेल फैक्टर भी डिक्रीज होगा डेप्थ के साथ। डेप्थ से सेल फैक्टर कैसे रिलेट हो गया कि डेप्थ जब इंक्रीज होगी तो सेल फैक्टर आपका डिक्रीज होगा। ये किसमें होगा, नॉर्मल पोर प्रेशर जोन में। ठीक है, अगर एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन हो गया, एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन, तो डेप्थ के इंक्रीज होने से आपका सेल फैक्टर इंक्रीज होगा। तो जब डेप्थ के इंक्रीज होने से आपका सेल फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो आप कह सकते हैं एबनॉर्मली पोर प्रेशर जोन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं डेप्थ का और सेल फैक्टर का, और ये नॉर्मली पोर प्रेशर जोन के लिए ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन मेरे को मिल जाएगी। अगर मैं इस पर एक्चुअल वैल्यू ड्रॉ करूं तो ये एक्चुअल वैल्यू का ग्राफ आया है। ठीक है, तो इतना जो पोर्शन है वो आपका दिखा रहा है नॉर्मल पोर प्रेशर जोन, क्योंकि आपका सेल फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट से नहीं ये इंक्रीज और कई ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पर आपको कुछ इस तरीके की नहीं फॉर्मेशन मिला है जो हाईली कॉम्पैक्टेड है, मतलब प्रेशर सील है। तो प्रेशर सील किसके ऊपर होती है, आपकी एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन के। और इससे तो ये पता लग गया कि आपका नहीं है हाईली कॉम्पैक्टेड फॉर्मेशन प्रेजेंट है, दैट इज प्रेशर सील प्रेजेंट है। और जब मैं नीचे और डेप्थ पर जाता हूं तो सेल फैक्टर आपका इंक्रीज होने की जगह कांस्टेंट हो गया। और भी मोर एफिशिएंट वे में बात करूं तो ये डेप्थ के साथ रिलेटिवली डिक्रीज हो गया। तो जब डेप्थ इंक्रीज हो रही हो, सेल फैक्टर इंक्रीज हो रहा हो, तो आपका कौन सा जोन होता है, एबनॉर्मली पोर प्रेशर जोन। तो यहाँ आपका एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन आ गया, ये एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन के ऊपर जो सील होती है उसका जोन आ गया, और ये आपका नॉर्मल पोर प्रेशर जोन आ गया। तो आपने सेल फैक्टर से डिटरमाइन कर लिया कि एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन प्रेजेंट है। अब आप किसी भी फॉर्मूले का यूज करके, दैट इज ईटन फॉर्मूला और रेशियो फॉर्मूला का यूज करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब ईटन फॉर्मूला जो होता है आपका, वो आपके नहीं, मैं बता चुका हूं कि सैंडस्टोन में लगता है, सैंडस्टोन फॉर्मेशन वो सेडिमेंट्री फॉर्मेशन में लगता है। और जो आपका रेशियो फॉर्मूला होता है वो आपका क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक और लाइमस्टोन के सीक्वेंस में लगता है। ठीक है, सेडिमेंट्री जो होती है वो आपकी दो टाइप्स में डिवाइड होती है, क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक। क्लास्टिक में आपके नहीं सेल सैंडस्टोन ब्रेसिया कॉन्ग्लोमरेट्स आ जाते हैं। तो जो मेनली हम बात करेंगे वो सेल की बात करेंगे, तो सेल। और नॉन क्लास्टिक में आपके कार्बोनेट में डोलोमाइट लाइमस्टोन ये आ जाते हैं। तो नहीं एक क्लास्टिक का हो गया, इसमें तो सारे क्लास्टिक प्लस लाइमस्टोन सीक्वेंस हो, और किसमें, रेशियो में। और ईटन में आपका सेडिमेंट्री। ठीक है, तो ये आपने ड्रिलिंग कटिंग से पता लगा लिया कि आपका नहीं है एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और इसमें लास्ट रह गया है कटिंग। जो ड्रिलिंग कटिंग है ना, जो ड्रिलिंग कटिंग है उसकी शेप साइज से आप कैसे पता लगा पाओगे। तो सिंपली इसका फंडा है
अगर आपका ड्रिलिंग कटिंग का साइज बड़ा है तो आपका एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन प्रेजेंट है, सिंपली। क्योंकि नहीं है, एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन होगा, केबिन का साइज बड़ा होगा, तो नहीं है। आपका कटिंग शेप एंड साइज कैसे पता लगाओगे कि अगर कटिंग ज्यादा लार्ज शेप साइज में आ रही है तो आपके एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन प्रेजेंट हो सकता है, कंप्लीटली नहीं है। आपको अदर पैरामीटर्स भी यूज करने पड़ेंगे इसको डिटरमाइन करने के लिए। तो आपकी मड लॉगिंग में जितने भी पैरामीटर्स होते हैं आपके नहीं एबनॉर्मल पोर प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए, वो सारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वायरलाइन लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग और MW, दैट इज मेजरिंग वाइल ड्रिलिंग। ठीक है, तो ये टॉपिक है। ठीक है, तो MWD और LWD टूल्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? ये हमको प्रोवाइड करते हैं ड्रिलिंग पैरामीटर्स, ठीक है, और आपके नहीं है जो इलेक्ट्रिक लॉग होते हैं उनकी डाटा प्रोवाइड करते हैं। जैसे मेरे पास कोई बेल बोर है, ठीक है, और मैं ड्रिलिंग कर रहा हूं और इसमें कुछ ऐसे मैंने इक्विपमेंट लगाए जो साथ के साथ जो ड्रिलिंग कर रहे हैं उसका हमको नहीं है फॉर्मेशंस का हमको नहीं है डाटा देते चल रहे हैं। तो उसके नाम में ही लिखा है मेजरिंग वाइल ड्रिलिंग। जब ड्रिलिंग कर रहे हैं तो मेजर कर रहे हैं, तो वो हो गया MWD। लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग, जब ड्रिलिंग कर रहे हैं तो लॉगिंग कर रहे हैं तो वो LWD। और अलग से ड्रिलिंग के बाद ये ट्यूबिंग स्ट्रिंग, ड्रिलिंग स्ट्रिंग को निकाल दिया मैंने और एक वायर मतलब वायर पे मैंने कोई इक्विपमेंट लगा के वेल बोर में डाला और उससे नहीं फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को मैंने डिटेक्ट किया, तो वो आ गया LWD। तो MWD, LWD और वायरलाइन लॉगिंग से आपको क्या मिले? एक तो ड्रिलिंग के पैरामीटर्स मिले और एक आपको जो इलेक्ट्रिक लॉग यूज किया उसका डाटा मिला। ठीक है, इलेक्ट्रिक लॉग पैरामीटर्स मिलेंगे, डाउनहोल ड्रिलिंग के पैरामीटर्स मिलेंगे। ठीक है, देखो MWD से हम हर तरह का फॉर्मेशन को इवेलुएट कर सकते हैं और उसके हर प्रॉपर्टी को इवेलुएट कर सकते हैं और ड्रिलिंग के पैरामीटर्स को भी इवेलुएट कर सकते हैं। लेकिन LWD और वायरलाइन लॉगिंग से हम नहीं है जो डाउनहोल वेट ऑन वेट और डाउनहोल रोटेशनल टॉर्क को छोड़ के बाकी सारे पैरामीटर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिटेल में लॉगिंग में पढ़ाऊंगा और मेजरिंग वाइल ड्रिलिंग में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो जो हम नहीं है डाउनहोल वेट ऑन वेट और डाउनहोल रोटेशनल टॉर्क को छोड़ के जो सारे पैरामीटर्स नहीं है हम डिटेक्ट कर सकते हैं वायरलाइन लॉगिंग से और LWD से, उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि वायरलाइन लॉगिंग से तो आप जब ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जिस सेक्शन तक ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाएगी उस ड्रिलिंग स्ट्रिंग को निकाल के वायरलाइन से हम नहीं कोई भी इक्विपमेंट डालेंगे लॉगिंग का, तब मेजर कर पाएंगे। लेकिन जो लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग है उससे आप नहीं है ड्रिलिंग चल रही है उसके साथ ही आप नहीं है इन पैरामीटर्स को मेजर कर पाओगे। ठीक है, किन पैरामीटर्स को मेजर कर पाओगे उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें एक और चीज है कि ये डिपेंड करता है कि आप कितने पैरामीटर्स निकाल सकते हो एक इक्विपमेंट से। दैट इज आप सारे पैरामीटर निकाल सकते हो या फिर आप कुछ पैरामीटर्स निकाल सकते हो या फिर आप कोई स्पेसिफिक पैरामीटर निकाल सकते हो। वो आपके MWD, LWD और वायरलाइन लॉगिंग के इक्विपमेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें भी वेराइटी ऑफ इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है, तो हम किन किन पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं इन प्रोसेस की मदद से? तो पहला है डाउनहोल टॉर्क, डाउनहोल वेट ऑन बिट। ठीक है, बिट पे कितना वेट लग रहा है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो डाउनहोल में वेट ऑन वेट लगता है और जो हमने सरफेस पर मान रखा है, तो डाउनहोल में जो वेट ऑन वेट होगा वो सरफेस के कंपैरिजन कम होगा। कम क्यों होगा? जैसे कि मेरे पास एक बिट है एंगुलर, ठीक है, इस पे मैंने कोई वेट लगा रखा है। ठीक है, ये है और ये सरफेस पर है। ठीक है, मान लो 100 LVF पर। ठीक है, मैंने बेल बोर में इसी वेट को, इस बिट को डाला और सेम वेट को इसके ऊपर लगा दिया और ट्यूबिंग स्ट्रिंग अटैच कर दी। ठीक है, ट्यूबिंग स्ट्रिंग अटैच कर दी
ये वेट पे जो वेट लगेगा, जो बिट पे वेट लगेगा वो कैसे डिक्री हो जाएगा, जब ये स्ट्रिंग रोटेट होगी तो इसका नहीं है जो ये फॉर्मेशन है उससे ड्रैग लगेगा, ड्रैग मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और जब फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन क्या है, जो लेटरल में फोर्स है उसको कर देगा डिक्री। तो जब ये रोटेट होगी, एक विजुअलाइज लो, ये रोटेट होगी और अप एंड डाउन होगी तो नहीं है इस पे ऑटोमेटिकली वेट कम हो जाएगा, जब वेट कम हो जाएगा तो आपका वेट ऑन वेट कम हो जाएगा, लेकिन अब मान के तो चल ये 100 LPF से कम हो जाएगा, लेकिन हमने सरफेस में तो माना था इसका 100 LPF इतना वेट रख नहीं पाएगा, लेकिन ये ड्रैग की वजह से जो कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होगा, उसकी वजह से ये 100 LPF से कम हो गया। तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि डाउनलोड में जो वेट ऑन वेट होगा वो नहीं सरफेस की वेट ऑन वेट से कम होगा। और हम नहीं है वेट ऑन वेट क्यों कैलकुलेट करते हैं, देखो सरफेस पे वेट ऑन वेट ले लिया वो ठीक है, लेकिन हमको चाहिए एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेट ऑन वेट क्यों चाहिए हमको, क्योंकि हमको वेट ऑन वेट से निकलता है डीसी एक्सपोनेंट। डीसी एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या था, डी एक्सपोनेंट का फॉर्मूला था लॉग अपॉन लॉग आरओपी आरपीएम वेट ऑन वेट अपॉन बिट की डायमीटर या फिर बोर होल की डायमीटर, ठीक है। और ये था समथिंग 12 10 की पावर 6 10 into 10 की पावर 6 6 into 10 की पावर 6 1 into 10 की पावर 6 और 60 समथिंग कुछ इसी तरीके से था, ठीक है। तो जो वेट ऑन वेट है वो आपका डी कंपोनेंट निकालने के काम आया है, और डी कंपोनेंट से आपका डीसी डी एक्सपोनेंट से आपका डीसी एक्सपोनेंट निकलेगा, ठीक है। तो हमको एक्चुअल वेट ऑन वेट चाहिए, डाउनहोल वेट ऑन वेट चाहिए डी कंपोनेंट डी एक्सपोनेंट निकालने के लिए, फिर उससे डीसी एक्सपोनेंट निकालने के लिए, और डीसी एक्सपोनेंट आपको मिल गया तो आप आपका एब्नॉर्मल कोर प्रेशर निकाल सकते हो डीसी एक्सपोनेंट से, ठीक है। तो हमको इसलिए डाउनहोल वेट ऑन वेट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डाउनहोल टॉर्क। डाउनहोल टॉर्क भी नहीं है, सिमिलर मेथड से आपका डाउनहोल टॉर्क कम हो जाएगा बजाय सरफेस टॉर्क के। और डाउनहोल टॉर्क से कैसे एब्नॉर्मल कोर प्रेशर जोन निकालते हैं वो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया कि डाउनहोल टॉर्क बढ़ा, टॉर्क रोटेशनल टॉर्क बढ़ा तो आपका एब्नॉर्मल कोर प्रेशर जोन हो सकता है, ठीक है। डाउनहोल टेम्परेचर, देखो फ्लो लाइन का टेम्परेचर मैंने बता दिया, और उधर मैंने कहा था कि डाउनहोल टेम्परेचर को हम किससे निकालेंगे, MWD LWD, और पुराने समय में निकालते थे वायर लाइन लॉगिंग से। तो मैंने उधर इतना ही कहा था, और साथ के साथ ये भी कहा था कि जब डाउनहोल टॉर्क बढ़ता है, वो डाउनहोल टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका एब्नॉर्मल कोर प्रेशर जोन प्रेजेंट हो सकता है। तो MWD और LWD से मेजर कैसे करेंगे, कि जैसे मेरे पास बेल बोर है, ये मेरी ट्यूबिंग हो गई, वर्क स्ट्रिंग मान लो, ठीक है, और ये आपका एनुलस रीजन हो गया। इस एनुलस रीजन में फॉर्मेशन के पास आपका फ्लूइड भर रहा होगा ड्रिल कटिंग को लिफ्ट करने के लिए, उसका टेम्परेचर, और जो आप फ्लूइड इंजेक्ट कर रहे हो उसका टेम्परेचर, इन दोनों टेम्परेचर के बीच में जितना डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, उससे आप पता लगा सकते हो कि आपका एब्नॉर्मल कोर प्रेशर जोन प्रेजेंट है कि नहीं है। तो मेजर इस तरीके से करते हैं MWD और LWD से आपका ओडोमोल टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गामा रे, ठीक है। देखो गामा रे रेजिस्टिविटी, गामा रे लॉग, रेजिस्टिविटी लॉग और आपका सोनिक लॉग, ये सब आपके लॉगिंग में आएगा इसी सेमेस्टर, जो 5th सेमेस्टर वालों के लिए, जो 3rd ईयर वाले हैं उनके लिए इसी सेमेस्टर में आपके लिए अगली साल आएगा, लेकिन मैं इनका जनरलाइज आइडिया दे देता हूँ, और 5th सेम वालों को मैंने ये डिटेल में इस सेमेस्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो गामा रे लॉग से हमें क्या मिलता है, गामा रे लॉग हमको नहीं है, फॉर्मेशन में जितनी भी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स होते हैं उनसे जो गामा रे निकलती हैं वो ये कलेक्ट करता है, ठीक है। अब किसमें सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स होते हैं, वो होती है आपकी सेल में। तो सेल में सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स होते हैं, तो गामा रे लॉग है वो आपको सेल को डिटेक्ट करेगा अच्छी तरीके से। तो गामा रे लॉग मेनली आपका सेल को डिटेक्ट करने के लिए होता है,
और अदर फॉर्मेशन जैसे आपका नहीं है सैंडस्टोन हो गया, कार्बोनेट हो गया, या फिर कोई भी अदर फॉर्मेशन, उसमें नहीं है रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट कंपेरियन टू सेल कम होते हैं, तो सेल उनको बहुत ही कम डिटेक्ट करेगा, मतलब गामा रे लॉग उनको बहुत ही कम डिटेक्ट करेगा। तो गामा रे लॉग स्पेशली किसके लिए हो गया, सेल को डिटेक्ट करने के लिए। और जब हमको सेल मिल जाएगी तो सेल को नहीं हम नहीं है उसकी डेंसिटी वगैरह निकाल लेंगे, और डेंसिटी पता पड़ जाएगी तो हम नहीं है सॉरी अगर हमें गामा रे लॉग से सेल मिल गई, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि डीसी एक्सपोनेंट की वैल्यू जो हम लेते हैं ना वो क्लीन सेल की लेते हैं और अदर फॉर्मेशंस की नहीं लेते। जब हमें गामा रे लॉग से सेल की प्रेजेंस पता पड़ गई कि यहाँ पर सेल है, वहीं की हम डीसी वैल्यू ले लेंगे और आपका एब्नॉर्मल पोर प्रेशर का प्रेजेंस का पता पड़ जाएगा। तो हमें गामा रे देखो गामा रे लॉग से हमें मिलेगा सेल की कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, और सेल से मिलेगा हमको डीसी वैल्यू ऑफ क्लीन सेल, ठीक है, और डीसी वैल्यू ऑफ क्लीन सेल से आपको मिलेगा एब्नॉर्मल पोर प्रेशर जो, ठीक है। तो गामा रे लॉग हमको देता है सेल देता है हमको डीसी वैल्यू ऑफ क्लीन सेल, और डीसी वैल्यू ऑफ क्लीन सेल से आपका पता पड़ता है एब्नॉर्मल पोर प्रेशर। तो आपका नहीं गामा रो से डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपको नहीं एब्नॉर्मल पोर प्रेशर पता पड़ गया, ठीक है। गामा रे लॉग आपको मेनली सेल क्यों देता है ये पता पड़ गया, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स इसमें ज्यादा फाउंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सोनिक लॉग। देखो सोनिक लॉग एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और रिलायबल है, ये फैक्ट है। और क्यों फैक्ट है, ये इसलिए है कि ना तो ये आपकी होल साइज पर डिपेंड करता कि आपका बोर होल की डायमीटर कितनी है, ये ना आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करता कि बॉटम होल का टेम्परेचर कितना है, ना ये आपके नहीं है ड्रिलिंग सॉरी उस पर डिपेंड करता पोर वाटर की सैलिनिटी, जो पोर स्पेस है उस पर जो फ्लूइड भरा है दैट इज मेनली वाटर, उसकी सैलिनिटी पे भी ये डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मेशन क्या है, सेल है कि सैंडस्टोन है कि लाइमस्टोन है कि डोलोमाइट है, उस पर डिपेंड करता है। और ये उन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो आपके कॉम्पैक्टेशन से रिलेटेड होते हैं, दैट इज पोरोसिटी और डेंसिटी। डेंसिटी और पोरोसिटी आपके कॉम्पैक्टेशन से रिलेटेड है कि पोरोसिटी बढ़ी तो आपका कॉम्पैक्टेशन डिक्रीज हुआ और डेंसिटी डिक्रीज हुई, अगर पोरोसिटी बढ़ी पोरोसिटी घटी तो आपकी डेंसिटी इंक्रीज हुई। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है सोनिक लॉग, दो चीजों को मेजर करता है सोनिक लॉग, दैट इज फॉर्मेशन टाइप और कॉम्पैक्टेशन पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये तो क्या सोनिक लॉग के बारे में, क्यों ये नहीं है मोर रिलायबल और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन देता है पोर प्रेशर का, ठीक है। अब सोनिक लॉग से हमने ये मेजर कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे आपका एब्नॉर्मल पोर प्रेशर, ठीक है, वो हम देख लेंगे। देखो सोनिक लॉग में नहीं है आपकी एकॉस्टिक वेव निकलती है, दैट इज साउंड वेव निकलती है, कंप्रेशन साउंड वेव। देखो साउंड वेव भी कई तरह की यूज होती हैं, कंप्रेशन होती है, सीयरिंग होती है और पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये सब होती हैं। लेकिन जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें हम, तो हमको नहीं है सोनिक लॉग, जैसे मेरा जो बेलबोर है, मैंने इसमें एक बायलाइन इंस्ट्रूमेंट डाला और इसमें एक एमीटर है और दो रिसीवर है, ठीक है। तो एमीटर से मैंने नहीं है कंप्रेशन सोनिक वेव डाली, ठीक है, और ये सोनिक वेव आपकी फॉर्मेशन में जाएंगी, फिर फॉर्मेशन से रिटर्न होकर ये आपके रिसीवर पर आएंगी। तो ये आप जितने टाइम में ये लौट के आई उसको बोलेंगे ट्रांजिट टाइम और ट्रेवल टाइम ऑफ कंप्रेशनल सोनिक वेव, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से। ये हमें सोनिक लॉग डेल्टा टी देता है। इस डेल्टा टी से हम पता लगाते हैं कि एब्नॉर्मल पोर प्रेशर जोन प्रेजेंट है कि नहीं, वो देखेंगे कैसे। तो डेल्टा टी क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया ट्रांजिट टाइम और ट्रेवल टाइम ऑफ कंप्रेशन सोनिक वेव फ्रॉम द फॉर्मेशन। अगर यही टाइम, अगर यही कंप्रेशन सोनिक वेव 1 फीट ऑफ फॉर्मेशन से लेके निकल कर आ रही है, मतलब इन्होंने 1 फीट ऑफ फॉर्मेशन ही ट्रेवल किया है, या फिर 1 मीटर, या फिर मतलब किसी भी यूनिट का यूनिट पार्ट मेजर किया है, जैसे मेरी यूनिट मीटर में हो गई, सेंटीमीटर में हो गई, फीट में हो गई, इंच में हो गई, उसका 1 मीटर, 1 फीट, 1 इंच, 1
सेंटीमीटर ट्रेवल किया है तो उस ट्रांजिट टाइम को हम क्या कहते हैं? इंटरवल ट्रांजिट टाइम, दैट इज ITT। ठीक है, ITT। तो आपको पता पड़ गया ITT क्या होता है? इंटरवल ट्रांजिट टाइम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं। देखो, आप जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे आपकी नहीं है नॉर्मल पोर प्रेशर जोन के लिए, नॉर्मल कॉम्पैक्टेशन के लिए डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी जब बढ़ती है तो आपकी पोरोसिटी डिक्रीज होगी, और डेंसिटी जब बढ़ती है, जब पोरोसिटी डिक्रीज होगी तो आपका इंटरवल ट्रांजिट टाइम घटता चला जाएगा। तो मतलब नॉर्मल पोर प्रेशर जोन के लिए, नॉर्मल कॉम्पैक्टेशन के लिए डेप्थ का इंक्रीज होने के साथ आपका इंटरवल ट्रांजिट टाइम बढ़ता है। ये आप याद कर लीजिएगा, क्यों बढ़ता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, जो फ्लूइड होता है ना, जैसे मेरा ये रॉक है और इसमें नहीं है थोड़ा सा ही आपका रॉक मैट्रिक्स है, और जो नहीं है ये वाली स्पेस है, ब्रैकेट स्पेस में फ्लूइड भरा है, तो फ्लूइड में से जो कंप्रेशन वेव पास करेंगी उनको ज्यादा टाइम लगेगा, बजाय आपकी रॉक मैट्रिक्स में से कंप्रेसिंग सोनिक वेव पास करेंगी उसको कम टाइम लगेगा। ठीक है, सॉलिड मटेरियल से वेव कंप्रेशन सोनिक वेव ज्यादा जल्दी पास हो जाती है। तो जब मैं नीचे जाते जाऊंगा तो आपकी नहीं है रॉक मैट्रिक्स का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा ड्यू टू कंप्रेशन और पोरोसिटी डिक्रीज और डेंसिटी इंक्रीज। तो आपके नहीं है जो वेव हमने भेजी है कंप्रेशन सोनिक वेव, वो जल्दी लौट के आएगी, तो आपका ट्रांजिट टाइम डिक्रीज हो जाएगा, तो आपका ITT दैट इज इंटरवल ट्रांजिट टाइम भी डिक्रीज हो जाएगा। तो नॉर्मल कॉम्पैक्टेशन के लिए आपका डेप्थ के साथ इंटरवल ट्रांजिट टाइम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन आ गया तो आपका डेप्थ तो डिक्रीज होगी लेकिन इंटरवल ट्रांजिट टाइम बढ़ जाएगा। तो फंडा यहां पर आके रुक गया कि मैं अगर डेप्थ बढ़ रही है और इंटरवल ट्रांजिट टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो नॉर्मल कॉम्पैक्टेशन के लिए ये आ गया। ठीक है, इसकी एक्चुअल वैल्यू ड्रॉ करूं तो ये आ गया। अब एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन आ जाएगा तो इंटरवल ट्रांजिट टाइम की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, पोरोसिटी कांस्टेंट हो गई और डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, लेकिन रिलेटिवली डेप्थ के साथ ये घट जाएगा। ठीक है, तो इंटरवल ट्रांजिट टाइम आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेप्थ के फॉर नॉर्मल पोर प्रेशर जोन के लिए। ठीक है, अब नहीं है हमने पता तो लगा लिया कि आपका एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन कैसे है, सोनिक लॉक का यूज करके। सोनिक लॉक देगा हमको ITT दैट इज इंटरवल ट्रांजिट टाइम, और डेप्थ के साथ इंटरवल ट्रांजिट टाइम बढ़ रहा है घट रहा है। सॉरी, ये ग्राफ उल्टा हो गया, ये समथिंग ये होगा और फिर ये होगा। ठीक है, तो डेप्थ के इंक्रीज होने पर इंटरवल ट्रांजिट टाइम, डेप्थ के इंक्रीज होने पर इंटरवल ट्रांजिट टाइम आपको दिख रहा है, लेकिन अगर एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन आ गया तो आपका इंटरवल ट्रांजिट टाइम कांस्टेंट हो गया, दैट इज रिलेटिवली बढ़ गया। ठीक है, तो आपको नहीं पता पड़ जाएगा इंटरवल ट्रांजिट टाइम से कि आपका एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, अब ये वैल्यू तो हमको पता पड़ गया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेट के लिए मैंने कहा रखा है आपको कि आप तो ईटन इक्वेशन यूज करो या फिर नहीं है रेशियो इक्वेशन यूज करो, क्योंकि ईटन इक्वेशन यूज करूंगा मैं तो सिंपली जो DCO अपॉन DCN का फैक्टर था, दैट इज ईटन इक्वेशन में DCO अपॉन DCN का फैक्टर था और उसकी पावर 1/2 थी, उसकी जगह पर ट्रांजिट टाइम डेल्टा TN अपॉन डेल्टा T नॉट की पावर 3 आ जाएगी, दैट इज ट्रांजिट टाइम ऑफ नॉर्मल पोर प्रेशर जोन, ये है नॉर्मल पोर प्रेशर जोन को बता रहा है, और ट्रांजिट टाइम ऑफ ऑब्जर्व पोर प्रेशर जोन। ठीक है, और इसकी पावर 3। सिंपली इस आप फॉर्मूले से आप नहीं अपनी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, एबनॉर्मल पोर प्रेशर डेल्टा टी आपको डेल्टा टी नॉट आपका नहीं सोनिक लॉक से मिल ही जाएगा। ठीक है, लास्ट हम इस लेक्चर में जो बात करेंगे वो करेंगे रेजिस्टिविटी लॉक की। ठीक है, देखो जैसे हम नीचे जाते जाएंगे आपके नहीं है पोरोसिटी कम होती जाएगी तो पोर फ्लूइड कम होता जाएगा। ठीक है, तो पोर फ्लूइड कम होता जाएगा तो देखो फ्लूइड की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती, फ्लूइड की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो नीचे जाते जाते फ्लूइड हमारा कम होता जा रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं
डेप्थ के साथ हमारी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, डेप्थ के साथ हमारी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर कोई सेल फॉर्मेशन होगा, नॉर्मल पोर प्रेशर, नॉर्मल कॉम्पैक्टेड सेल होगा तो उसमें ये क्राइटेरिया होगा, और अंडर कॉम्पैक्टेशन सेल होगा तो उसमें ये कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब रिलेटिवली डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमको नहीं है रेजिस्टिविटी लॉग से रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिल गई, उसको हमने ये ग्राफ पे प्लॉट किया, दैट इज दिस, रेजिस्टिविटी लॉग से हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिल गई, ग्राफ पे प्लॉट किया, नॉर्मल कॉम्पैक्टेशन के लिए इंक्रीजिंग आ रही है और आपकी एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन के लिए कांस्टेंट हो गई, मतलब रिलेटिवली डिक्रीज हो गई। और ये इंक्रीज क्यों है? क्योंकि एबनॉर्मल पोर प्रेशर जोन के ऊपर सील होगी, वो हाईली कॉम्पैक्टेड होगी, हाईली कॉम्पैक्टेड होगी तो उसकी रेजिस्टिविटी और ज्यादा बढ़ के आएगी। ठीक है, और रेजिस्टिविटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी के, और कंडक्टिविटी वाटर की ज्यादा होती है, लेकिन वाटर डेप्थ के साथ घटता जा रहा है तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अब नहीं है जो आपकी सेल की रेजिस्टिविटी नापते थे पहले, वो आप नहीं है ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेते थे जो फॉर्मेशन में, ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेते थे जो फॉर्मेशन में सेलो पार्ट की नहीं रेजिस्टिविटी नाप सके, लेकिन अब जो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं वो नहीं है डीप पार्ट की रेजिस्टिविटी नापता है। इससे हमें क्या फायदा है डीप लॉग लेने से, कि हमारे नहीं है जो एक तो नहीं है इफेक्ट ऑफ ड्रिलिंग मड हट जाएगा, यहाँ से जो नापा मड भरा होगा उसका इफेक्ट हट जाएगा, और एक आप लार्ज डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक के फॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ठीक है, सेल की रेजिस्टिविटी आपके 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं, दैट इज पोरोसिटी, सैलिनिटी ऑफ पोर फ्लूइड, मेनली वाटर, और टेम्परेचर। देखो सैलिनिटी डेप्थ के साथ इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती, तो सैलिनिटी का फैक्टर मैंने हटा दिया। टेम्परेचर के लिए मैं इसको नहीं है करेक्ट कर लूंगा, दैट इज जैसे हमने आरओपी को करेक्ट किया था ना, और पैरामीटर्स के लिए डीसी एक्सपोनेंट का यूज करके, ऐसे मैं इसको टेम्परेचर के लिए करेक्ट कर लूंगा। बचा आपका पोरोसिटी, पोरोसिटी डिक्रीज होगी तो आपकी नहीं है डेंसिटी इंक्रीज होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी तो आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, सिंपली यही है, और इसकी थ्योरी में भी यही है, और ग्राफ मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन डेंसिटी लॉ और डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोर प्रेशर, दैट इज प्रोडक्शन टेस्टिंग, और आपकी आरएफटी और डीएसटी। थैंक यू।